नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। इससे पहले हमने आपको बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में सभी व्याख्याओं का अनुसरण करवा दिया है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजे थे और अब कुछ निबंधात्मक जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं निबंधात्मक, उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। हमारा पहला चैप्टर जो था केशव दास, तो आज हम केशव की काव्य कला के बारे में जानेंगे कि इनकी काव्य कला किस प्रकार की थी और इनकी काव्य कला में किन किन बातों का समावेश था। सबसे पहले तो हम ये जानें कि केशव कौन, केशव कवि का परिचय क्या है। रीतिकालीन काव्य परंपरा में केशव कवि और आचार्य दोनों के रूप में ये सामने आते हैं, परंतु अधिकतर समीक्षकों की मान्यता है कि केशव का कवित्व कम और आचार्यत्व अधिक हावी रहा है। वस्तुतः केशव को पारिवारिक संस्कार के साथ ही राजाश्रय भी ऐसा ही मिला था। फलस्वरूप संस्कृत के आचार्य भामह, उद्भट, वामन, दंडी आदि से पूर्णतया प्रभावित रहे। एक ओर से वे अलंकारवादी भी थे तो दूसरी ओर से वे रीतिवादी और काव्य सौंदर्य को उक्ति के चमत्कार से संयोजित करके अपनी काव्य कला को बहुत अत्यधिक आकर्षित बना देते थे। ये जो उनके अंदर एक खूबी थी, यह उनकी काव्य कला को बहुत ही अधिक अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती थी। अब हम देखते हैं कि केशव पर आचार्य तत्व का प्रभाव बहुत अत्यधिक रहा है। ये तथ्य उनके लक्षण ग्रंथों से सिद्ध हो जाता है, जैसे कि केशवदास ने रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रचनाओं में अपने आचार्य तत्व की भूमिका निभाई है। रसिक प्रिया में केशव ने सभी रसों का विवेचन करते हुए श्रृंगार रस के कई भेद, नायक नायिका भेद, श्रृंगार विलासों आदि का निरूपण किया है। कवि प्रिया में काव्य दोषों, रीतियों, अलंकारों, कवि प्रसिद्धियों का विवेचन किया है। तो छंदमाला में मात्रिक एवं वार्णिक दोनों तरह के लगभग 76 छंदों के लक्षण उदाहरण उपस्थित किए हैं। रामचंद्रिका में भी उन्होंने अनेक छंदों के प्रयोग किए हैं। केशव की रसिक प्रिया काव्यगत भाव पक्ष से संबंधित और कवि प्रिया कला पक्ष से संबंधित है। केशव ने श्रृंगार रस को हरिरस कहा है और इसी के आधार पर कवियों के उत्तम, मध्यम एवं अधम ये 3 वर्ग माने गए हैं कि भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित। वो कहते हैं कि भूषण के बिना किसी भी कविता का कोई औचित्य नहीं है। केशव ने पिंगल शास्त्र की तरह 32 अक्षरों तक के छंदों को विवेचित किया है। अब हम देखेंगे कि केशव की जो काव्य कला थी, जैसे उसमें इन्होंने किन किन बातों का समावेश किया है। तो केशव की काव्य कला में इन्होंने संस्कृतनिष्ठ भाषा, ब्रज भाषा कविता का माध्यम, मिश्रित भाषा, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, गुण, दोष आदि कई बातों का समावेश दिखाई देता है। केशव का जन्म संस्कृत के प्रकांड विद्वानों के परिवार में हुआ था। स्वयं केशव भी संस्कृत के उद्भट विद्वान थे, परंतु उन्होंने अपनी कविता संस्कृत में न लिखकर हिंदी में ही लिखी। इस समय हिंदी के क्षेत्र में ब्रज और अवधी 2 भाषाओं का अधिकार था। केशव बुंदेलखंड के रहने वाले थे और बुंदेलखंड ब्रज के समीप होने के कारण वहाँ के कवि ब्रज भाषा में ही रचना किया करते थे। यही कारण है कि केशव ने अपनी कविता ब्रज भाषा में लिखी ताकि वहाँ के लोगों को वो समझ में आ सके, परंतु उनकी भाषा शुद्ध ब्रज भाषा नहीं है। इस पर संस्कृत, बुंदेलखंडी, अवधी, अरबी, फारसी आदि कितनी ही तत्कालीन प्रचलित भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है। केशव ने अपनी भाषा कुल के विषय में बहुत कुछ लिखा है। भाषा बोली न जानहीं,
जिनके कुल के दास, भाषा कवि सो मंदमती, ते ही कुल के शवदास। तात्पर्य यह है कि इनके परिवार के दास भी संस्कृत में बोलते थे, जबकि केशव ने संस्कृत को छोड़कर हिंदी में कविता करना प्रारंभ कर दिया था। संस्कृत के विद्वान होने के कारण उनकी भाषा में संस्कृत के शब्दों का बाहुल्य हमेशा दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे उनके कई रूपों की, जो कि उनके काव्य कला में हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहला रूप है उनका संस्कृत निष्ठ भाषा। केशव संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर बताया है कि उनका जो जन्म हुआ था वो बहुत ही एक अच्छे विद्वान प्रकांड संस्कृत परिवार में ही हुआ था, इसलिए उनको इस भाषा का बहुत अत्यधिक ज्ञान था। यद्यपि उन्होंने अपनी भाषा को जन साधारण की भाषा के अनुरूप बताया है, किंतु कहीं कहीं पर संस्कृत के पद और पंक्तियां तक उपलब्ध हो जाती हैं, उनके काव्य कला में देखने को मिलती हैं। इस प्रकार की भाषा रामचंद्रिका, विज्ञान गीता तथा उन स्थलों पर है जहां कवि ने श्लेष, यमक तथा विरोधाभास का प्रयोग किया है। दूसरा इनका है ब्रजभाषा कविता का माध्यम। केशव की ब्रजभाषा को अपने काव्य का माध्यम बनाया है। केशव ने बुंदेलखंड के निवासी होने के कारण यह स्वाभाविक था, आपके ऊपर संस्कृत के अलंकारवादी संप्रदाय का व्यापक प्रभाव पड़ा था, जिसके फलस्वरूप अलंकारों की भरमार होने से भाषा में दोष थोड़ा सा दिखाई देने लगा। लेकिन ब्रजभाषा को कविता का माध्यम क्यों बनाया था? जैसा कि अभी हमने बताया था कि जहाँ बुंदेलखंडी में रहते थे वहाँ की जो भाषा थी वो ब्रज थी, इसलिए इन्होंने अपने कविता का माध्यम ब्रज बनाया ताकि लोगों को समझ में आ सके। अब इनका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिश्रित भाषा। कवि केशव ने बुंदेलखंडी, अवधी, प्राकृत एवं अपभ्रंश, अरबी, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग भी किया है। बुंदेलखंड में रहने के कारण उनकी भाषा में बुंदेलखंड के शब्दों का होना स्वाभाविक है। अतः इनकी कविता में गौर, मदाइन, गलसो, गेउआ, गोरिला, आनवी, चोली आदि बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग बहुत अत्यधिक मात्रा में मिलता है। अवधी भाषा के शब्द भी केशव के काव्य में प्रयुक्त हुए हैं। इनमें इहो, उहा, दिखाऊं, रिझाऊ, कौन आदि शब्दों का प्रयोग पर्याय हुआ है। यह प्रयोग दोहा या चौपाई छंद लिखने में अधिक हुआ है। केशव ने वीरगाथा कालीन कवियों की भांति अपभ्रंश के शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे तिच, कटाक्ष, समरथ, भद्रत आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। केशव के समय तक उत्तरी भारत में अरबी एवं फारसी का प्रचार पर्याप्त मात्रा में हो गया था। सूर, तुलसी जैसे कवियों ने अपनी भाषा में इन शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि ये शब्द जन साधारण की बोलचाल के शब्द थे। तो केशवदास को भी ऐसा लगा कि मैं अगर इन बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करूँगा तो जनमानस को मेरा काव्य बहुत जल्दी ही समझ में आएगा और जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो जल्दी ही उस बात को समझ सकेंगे। इसलिए उन्होंने वहाँ की जो सामान्य भाषा थी उसको अपने काव्य में डाला। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी बच्चों कि जिस प्रकार से हम जब कोई कहीं पर बैठ के कोई स्पीच देते हैं, कोई भाषण देते हैं, तो उस बीच में अगर हम 2 लाइन की शुरुआत किसी कविता से करते हैं, किसी लोकोक्ति से करते हैं, तो जो श्रोतागण होते हैं, सुनने वाले, उनको बहुत ही अच्छा सा प्रतीत होता है। उनको लगता है कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी काव्य की रचना करते हैं और उस बीच में हम किसी मुहावरे और लोकोक्ति को डाल देते हैं, तो सामने वाला जब उस चीज़ को पढ़ता है तो उसके अंदर जिज्ञासा जाग जाती है कि इसका अर्थ क्या होता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, इस मुहावरे का तात्पर्य, इसका मतलब क्या निकल रहा है।
और उसको जानने की जिज्ञासा उसकी बढ़ जाती है, और ठीक जानने की जिज्ञासा बढ़ते ही हमारी काव्य का जो रूप होता है वो भी बढ़ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार केशव दास ने भी क्या किया, अपने काव्य में मुहावरे और लोकोक्तियों का थोड़ा थोड़ा समावेश किया। केशव ने अपनी भाषा में मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग तो किया, इनके प्रयोग से उनकी भाषा का सौंदर्य तो निखरा ही, साथ ही साथ कवि की कुशलता भी दिखाई दी कि कवि इतने कुशल हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि घर में जब कोई मेहमान आता है तो हमने अगर दाल बाटी बना दी और चूरमा बना दिया, लेकिन उसके साथ हमने और भी अगर वैरायटी बना दी तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं, एक के साथ 4 वैरायटी है, यानी कि कुशलता बहुत अत्यधिक है, ये पूरी तरीके से महिला अन्नपूर्णा है घर की। ठीक उसी प्रकार से जब केशव दास जी ने अपने काव्य में हर अच्छी अच्छी बातों का समावेश किया, जैसे लोकोक्तियों का, मुहावरों का, जनमानस को उन्होंने देखा कि जनमानस की बोलचाल की भाषा क्या है, वो मेरी बात को किस तरीके से समझेंगे, तो उन्होंने उसी भाषा को उसके अंदर प्रयोग किया। जैसे हम कहते हैं ना कि भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है कि हम किसी को अपनी बात कह के समझा सकते हैं, तो तभी जब वो हमारी भाषा को समझ सकें, हम ऐसे शब्दों का चयन करें कि वो हमारी भाषा को समझें, तभी हम अपने काव्य कला को अच्छे तरीके से सामने वाले के सामने रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नेक्स्ट इसका है गुण एवं दोष। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य में काव्य में बहुत सारे गुण हैं, श्लेष गुण, प्रसाद गुण, समता गुण, माधुर्य गुण, सुकुमारता गुण, अभिव्यक्ति गुण, उदारता गुण, ओज, क्रांति, समाधि, शब्द गुण और अर्थ गुण। ठीक उसी प्रकार जब गुण भी होते हैं तो निश्चित है कि उसमें दोष भी होंगे व्याप्त। तो बिल्कुल ठीक समझें आप कि हिंदी साहित्य में अगर गुण है तो दोष भी होंगे, तो दोष ज़्यादा ही हैं, बल्कि गुण से ज़्यादा ही हैं। तो वो दोषों के नाम भी मैं आपको बता रही हूँ। शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष, श्रुति कटित्व दोष, जो संस्कृति दोष, अश्लीलत्व दोष, ग्रामत्व दोष, अप्रतित्व दोष, क्लिष्ट दोष, न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, अक्रमत्व दोष, दुष्क्रमत्व दोष, पुनरुक्ति दोष और अंत में रस दोष। वहाँ भी देखिए कि केशव की जो भाषा थी उसमें ओज, प्रसाद और माधुर्य, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे काव्य गुण हैं, तीनों गुणों का पर्याप्त मात्रा में समावेश हुआ है। केशव की रामचंद्रिका और रतन बावनी में ओज गुण प्रधान है। उनकी रसिक प्रिया में माधुर्य गुण से युक्त है। प्रसाद गुण उनके काव्य में बहुत कम देखने को मिलता है। और आप सबको ये पता होना चाहिए कि जब केशव के काव्य में प्रसाद गुण का अभाव होता है तो इसलिए केशव को एक उपाधि दी गई है, जो कि अक्सर पूछी जाती है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। जो कठिन कठिन चीज़ों का समावेश करके अपने काव्य में उसकी रचना करता है, उस कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो नाम आता है आचार्य केशव का। तो इस बात का ध्यान रखें कि उनके काव्य में ओज, प्रसाद, माधुर्य तीनों गुणों का समावेश है, लेकिन प्रसाद का समावेश का अभाव होने के कारण उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। फिर भी रामचंद्रिका और रसिक प्रिया में कहीं कहीं क्लिष्ट पद हैं जो कि प्रसाद गुण से युक्त दिखाई देते हैं। केशव के काव्य में जहाँ एक और गुणों का समावेश, वहाँ दोष भी कम नहीं है। उनके काव्य में चू संस्कृति दोष, जैसे पीछे मघवा मोही शाप दही, अधिक पतत्व दोष के लिए दशमुख मुख जोवे गजमुख को, कई प्रकार के दोष भी दिखाई देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केशव की काव्य भाषा में संस्कृतनिष्ठ भाषा, उन्होंने संस्कृत का प्रयोग किया क्योंकि वो संस्कृत प्रकांड विद्वान परिवार में पैदा हुए। ब्रज भाषा, क्योंकि वो बुंदेलखंड में रहे, वहाँ के लोगों की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी।
मिश्रित भाषा, जिस प्रकार से याद है कि कबीर की भाषा भी मिश्रित थी, ठीक उसी प्रकार से क से कबीर और क से केशव, केशव की भाषा भी मिश्रित थी। उसके बाद उन्होंने अपने काव्य में मुहावरे व लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया, समावेश किया, और गुण और दोष और गुणों के साथ साथ जब प्रसाद गुण का अभाव दिखाई दिया तो उनको एक बहुत बड़ी उपाधि से विभूषित किया गया, वो थी कठिन काव्य का प्रेत, जो कि हमारा न्यू टाइप क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हमारी केशव की काव्य कला आज हमने आपको बता दी है। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि केशव की भाषा के संबंध में चंद्रावली पांडे के शब्दों में यह सच है कि केशव की वाणी ने जहाँ किसी और की छाया या प्रतीति से काम लिया है, धोखा खाया है, अन्यथा सर्वत्र साधु है, सरल है और सलोनी है। विकट और बिहड़ वही है जहाँ केशव अलंकार के जंगल में उतरते हैं और प्रकृति को पोथी के पल्ले से तोलते हैं, शब्द में ब्रह्मा को देखते हैं और ब्रह्मा की वाणी को नहीं। इस प्रकार स्पष्ट है कि केशव के काव्य की भाषा कठिन होने के साथ साथ सरलता और सुबोधता भी लिए हुए है। केशव का भाषा पर पूर्ण अधिकार था, इस बात में दो मत नहीं हो सकते। संवाद वर्णन में वे भाषा के प्रकांड विद्वान और पारखी थे और उन्होंने प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग अपने काव्य में किया है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम आपको केशव की संवाद योजना के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।